two types. Number one, sliding friction. The force of friction, the force of friction which comes into play, student, which comes into play when one body slides over the surface of another body, slides over the surface of another body. Number two, rolling friction. Rolling friction. So the force of friction comma, when one body rolls over other. Rolls over other. Now this is important. Laws of limiting friction. Next heading. Laws of limiting friction. चार लॉज हैं, पहले चारों लिख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएंगे. लिखिए. नंबर वन, द डायरेक्शन ऑफ force of limiting friction is always opposite to the direction in which motion takes place. Law number two. The magnitude of force of limiting friction ब्रैकेट में लिखना एफ से डिनोट कर रहे हैं आप. एफ is directly proportional to the normal reaction ब्रैकेट में लिखना आर. Between the two surfaces,
ठीक है, लिख लो नीचे, F इज प्रोपोर्शनल टू R। Number 3, the limiting force of friction, the limiting force of friction is directly, nahin, is independent of the area of surface of contact of two bodies as long as normal reaction is constant, as long as normal reaction is constant. Number 4, limiting force of friction depends on the nature of surface in contact. फिर से बोलो, limiting force of friction depends on nature of surface in contact. चारों लॉस को समझते हैं। सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए समझाया जा रहा है। ये बॉक्स, आपने रस्सी से बॉक्स को एक फ्रिक्शनलेस पुली से बांधा। पुली वो आ गया होगा दिमाग में, पुली क्या होता है? वो कुएं से पानी खींचते तो वो गोला, वही है फ्रिक्शनलेस। इस पे से रस्सी जा रही और यहां पे है वेट बैलेंस, मतलब इस पे आप कितना भी वेट चला सकते हो, राइट। अब हो यह रहा है कि जैसे यहां वेट चलाओगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और यहां पे जनरेट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विच इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन R, दिस इज एम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम, ऊपर की तरफ I। ठीक, पहला लॉ कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, कल देख चुके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बंद कर दो यार, बहुत एनर्जी लगती है। इसने चालू किया है, अभी कर लेना चालू बात में, अभी बंद कर दो इसको, 2 मिनट बैठो, चलिए यही करें। फाइन, तो द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन
ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी फ्रिक्शन हो, कोई भी, चाहे लिमिटिंग हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे काइनेटिक हो, तीनों के डायरेक्शन मोशन के क्या होते हैं? अपोजिट। पहला लॉ तो समझ में आता है। दूसरा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, ये शो करना। ठीक, तो मान लो जब तक आर था या एक वेट था, आप यहां से पुल्ली से वेट बैलेंस डाल रहे थे। ठीक, आपने इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया सेम वेट का। ठीक, नीचे हो गया 2mg, ऊपर हो जाएगा 2r। अब तुम खुद बताओ, अगर दो वेट रख दोगे तो खींचने के लिए भी और वेट डालने पड़ेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स की बात है, अगर इस डायरेक्शन में आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा वेट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है उतना ज्यादा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर। यू विल इंक्रीज द आर, डेफिनेटली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज। आप देखो ना, एक की जगह दो वेट ज्यादा भारी हो गया, अब इसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए और ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया। कितना हो गया? 10 से 20। जब आपका नॉर्मल रिएक्शन 10 से कितना हुआ? 20। मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर? नंबर 2 कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट until unless normal reaction kept constant। कहने का मतलब यह है कि तुमने दो बॉक्स ऐसे रखे, चाहे तुम दो बॉक्स ऐसे रख दो और सेम रस्सी से जोड़ दो। एक पहले एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना था, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? दुगना, ज्यादा हो गया। स्टिल जो दोनों का कंबाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अभी भी कितना है? 12। तो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। कब तक? जब तक नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन अभी भी R प्लस R कितना है? 2R। तो नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट था, इसलिए मेरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया। जब एक के ऊपर एक बॉक्स रखे थे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था, अब आपने दोनों बॉक्स अलग अलग रख दिए तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। स्टिल नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? सेम। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट until unless, कब तक? नॉर्मल रिएक्शन कैट पास। क्लियर? थर्ड, फोर्थ फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना कम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी खिसक जाएगा, राइट? तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये हो गए चारों के चारों लॉस। कोई दिक्कत किसी को? डाउट? लिखिए कोफिशिएंट ऑफ
ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करना कैपिटल से, कैपिटल। नाउ फाइन, हमें पता है, ये भी नहीं चल रहा, वो देखा, आगे चल रहा। एफ एस मैक्स कोई लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिटिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट है, where mu s is equals to fs max upon r is called coefficient of static friction। हमने पढ़ा ना लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। mu s is equals to fs max upon r। आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आप कहोगे एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के आर, म्यू के आ जाएगा एफ के अपॉन आर। लो ठीक, तो दो कोफिशिएंट होते हैं, एक के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लोगे, दूसरे केस में लिमिटिंग या स्टैटिक, राइट। Static coefficient is defined as the ratio of limiting force of friction to the normal reaction. Coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of kinetic force of friction to the normal reaction. Clear? तो ये क्या है, coefficient of friction है, जिसको mu s और mu k से क्या करते हैं, these are constant, ये constant है, ना तो ये एफएस पे डिपेंड करेंगे ना आर पे, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा एफएस भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाओगे तो एफएस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दीज आर कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट। लिखिए, वो न्यू करता है, न्यू, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू, अलग अलग, ये म्यू, म्यू वाला म्यू, और वो नया वाला म्यू। देखिए, सीधा लिखो तीनों स्टेप, सीधा लिखो, नहीं कोई कंसिडरेशन, सीधा। ऑलरेडी लॉज ऑफ फ्रिक्शन में लिख चुके हो कंसिडरेशन, वही है, सेकेंड लॉ से उठाया और म्यू एस निकाला। नहीं, सिर्फ इस साइड का, फिर साइड हेडिंग डालना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये लिख रहे हैं। यहां पे कोफिशिएंट सिर्फ नाम दिया गया है किसी कांस्टेंट को, और कोई रिलेशन नहीं। पूरे फिजिक्स में से बहुत सारे कोफिशिएंट्स अपन को मिलेंगे। म्यू डिनोशन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का या स्टैटिक फ्रिक्शन का। म्यू एस स्टैटिक, म्यू के काइनेटिक। जैसे अपन ने पढ़ी ना, अल्फा ग्रीक सिंबल है, बीटा, गामा, म्यू, अब क्या आ गया, और भी पढ़ेंगे। म्यू से आप मिले होगे क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट, कोविड ना पूरे कुंडी बना के ना,
चले, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डालिए हेडिंग। ओह, हाथ से बनाना, मुंह से नहीं। भैया वो लास्ट में क्या ले, कहां पे बेटा लास्ट में? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स लिखा है। ठीक है। स्टैटिक, एफ काइनेटिक, अभी बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। तो मैं कहां साइन कर रहा? कर रहा कहां पे? ऊपर, यहां अप्लाइड फोर्स लिखा। ये ऐसी प्रॉब्लम्स ना बता जिसमें सॉल्यूशन न निकला है। समझिए, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ? कैसे करोगे ताशी? सुनो, इधर यू विल एक्सप्लेन। हाँ, इंक्रीज हुआ तो स्टडी फोर्स इंक्रीज हो रहा है, एक टाइम बाद फोर्स मतलब ओवरकम हो गया तो नेगेटिव फोर्स लगा, फिर डिक्रीज थोड़ा सा, हाँ, फाइन। आप बॉक्स को खिसका रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स। मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स। क्या है? सेल्फ। तो पहले जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ा रहे हो, अप्लाइड फोर्स को, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां से लेके यहां तक आपके अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, मतलब कि ये पूरा का पूरा कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग। तो पॉइंट ई क्या डिनोट कर रहा है? लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग। इसके बाद मैंने आपसे बोला था जैसे ही घोड़ा मूव होना चालू करेगा तो रिलैक्सेशन आ जाएगा, जैसे ही बॉक्स मूव होना चालू करेगा तो हल्का सा क्या आएगा? रिलैक्सेशन। तो थोड़ा सा बस माइनर से क्या होगा? डिक्रीज। और उसके बाद तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जिसको आप कहोगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा ये? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज द बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग। बॉडी क्या करने लगी? काइनेटिक फोर्स, राइट? सो दिस इज द ग्राफ। बना लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये आता है एग्जाम, राइट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इधर दिस इज अ बॉक्स, राइट? ये क्या है? बॉक्स। इस पे मोशन का डायरेक्शन क्या है? अब लेफ्ट साइड। किस साइड है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? अभी बॉक्स मूव नहीं कर रहा, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, राइट? तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग। कौन सा? बिकॉज द बॉक्स इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, इट हैज नॉट स्टार्टेड इट्स मोशन येट। तो ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बॉक्स का नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ mg, और मैंने ये एक और वेक्टर बनाया है r डैश। ठीक? दिस एंगल इज थीटा विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फिर who will define what is angle of friction? यहां से थीटा को कैसे डिफाइन करोगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, इतना तो मैंने दे दिया, रिएक्शन एंगल एक एक ये हमारे यहां एक एक है। हाँ नो, डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जितनी कंडीशंस अभी बताई उस बेसिस पे सब डिफाइन कर रहे हैं, तुम भी करो। एक फिर से समझो, इसलिए कहते ध्यान दिया करो, बातें बाद में हो जाएंगी। दिस इज अ बॉक्स जिसको मैं इस साइड खिसका रहा हूं, अभी खिसक नहीं रहा, इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग। तो इस बॉक्स का मोशन का डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन यह होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंजेंशियली टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट एफ। अगर बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो यह है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा? ये बॉक्स का नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ mg। ये दोनों सेम बनाना, बाकी आप समझदार हो। mg और r क्या रहते हैं? इक्वल। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये मैंने एक और वेक्टर बनाया r डैश, और r डैश और r के बीच का एंगल बनाया थीटा। I am asking you to define what is angle of friction, जो कि क्या है? थीटा। Now define what is theta. क्या होगा थीटा? यूएस नहीं आया, यूएस कहां पे? वो बाद में आएगा। What is theta? डिफाइन कर सकते हो? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ शिष्य,
एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ये तो ठीक है ना। व्हाट इज आर डैश? दिस इज द पॉइंट। हाँ शुभ, एक्सीलेंट, यही सब कर रहे। गुड। आर डैश नॉर्मल रिएक्शन और एफ का रिजल्टेंट है कि नहीं? देखो ना, पैरेललोग्राम लगा है। ये तुम्हारा आर था एक वेक्टर, ये तुम्हारा एफ था दूसरा वेक्टर, और आर और एफ का रिजल्टेंट क्या है? आर डैश। आई कैन से angle of friction is defined as the angle between the normal reaction and the resultant of force of friction and normal reaction. किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल रिएक्शन का और एफ और आर के रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। So theta is the angle between R and resultant of R and F. बनाओ डायग्राम। Discussion. The angle between the normal reaction the angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and the resultant of limiting force of friction and normal reaction. Resultant of limiting force of friction and normal reaction is called angle of friction. कोई दिक्कत नहीं? देख लो यहां पे, अगर tan थीटा लगाया जाए, क्या लगाया जाए? tan थीटा इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है? F। बेस किसकी इक्वल है? R। tan थीटा इज इक्वल्स टू F अपॉन R। F क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी पिछले पेज में ही पढ़ा कि F अपॉन R म्यू एस की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? पढ़ा है ना? सिंस F अपॉन R इज इक्वल्स टू mu s, I can say mu s is equals to 10. देख सकते कि नहीं? It means
द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग जो कहना हो इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेन का मतलब टेंजेंट होता है मैथमेटिक्स में, राइट? आई कैन से द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कह सकते हैं ना, ये मैथमेटिकली होगा। क्यों होगा? आप लगाओ टेन थीटा, आपका आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ, यही तो है। ये डिस्टेंस लेना चाहिए, दोनों क्या है एफ, और ये क्या है आर। यू कैन से एफ अपॉन आर लिख। हाँ बेटा क्या मोशन नहीं हो रहा, वो मोशन का डायरेक्शन है, तो मोशन तो हो ही नहीं रहा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब तक है? जब तक मोशन ना हो। अब मोशन होगा तो चार ही चीजें बदल जाएंगी, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जो अपन फोर्स ले रहे हैं वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले रहे हैं, मतलब बॉडी अभी भी किस पे है? रेस्ट। सारे के सारे, गुड क्वेश्चन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए है। मतलब आपकी बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जरूर है बट अभी मोशन नहीं हुआ। थीटा क्या करेगा? ठीक है, अभी आएगा मजा, क्या करेगा देखेंगे। मतलब जहां अगर इस टाइप फोर्स लगा हाँ, जिस साइड आपका अप्लाइड फोर्स। टेन का मतलब टेंजेंट, मतलब अरे टेंजेंट यहां कुछ नहीं है, मतलब टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा को मैं टेंजेंट बोल रहा हूं। टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE, साइन। कॉस का कोसाइन, COSINE। कॉट का सेक का सेकेंड, और क्या बचा भाई? कॉट। कॉस का कोसाइन होता है। तो क्या करें, क्या करें? रिवीजन कराने लगे, लपटा मार दे साले, 5 चैप्टर बनी है। लिखो कोट एंड कोट, कोफिशियंट ऑफ जल्दी, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is numerically equal to the tangent of, या जिसको टेंजेंट में दिक्कत जा रही वो 10 लिख लो वरना भूल जाओ घर जाके। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको वर्ड के फॉर्म में लिख लिया आपने। किस फॉर्म में? वर्ड। बात वही है। एंगल ऑफ रिपोज, हाँ ये दूसरा एंगल है बस, इसके बाद एक्सीलरेशन आ जाएगा बॉडी का और फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। फिर से आपसे क्वेश्चन किया जाए,
यहां पे उठेंगे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये फिर से लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि बॉडी आपकी स्लाइड होना चालू नहीं हुई। समझना क्या कह रहा हूं मैं? इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी रखी है और अभी बॉडी स्लाइड होना चालू नहीं हुई। ये फोर्स कौन सा है? लिमिटेड। ठीक, ये एंगल है अल्फा, विच इज योर एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, नाउ डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। ये अल्फा वो एंगल है, सुन लो, कि आप अगर अल्फा मान लो 30 डिग्री है, कितना है? अगर अल्फा 30.1 डिग्री भी कर दो तो यह बॉडी खिसक जाएगी। क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। 30 से 29 करोगे तो नहीं खिसकेगी, 28 करोगे तो नहीं खिसकेगी, 30 से 30.1 करोगे और यह बॉडी क्या कर जाएगी? स्लाइड। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज। डिफाइन। एनीवन? आधा अधूरा डिफाइन करोगे चलेगा, हिंदी में करोगे चलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह हॉरिजॉन्टल है, यह हॉरिजॉन्टल है, यह इंक्लाइंड प्लेन, इस पे आपकी बॉडी रखी रखी, ये अभी मूव नहीं कर रहे क्या? नहीं। ये कौन सा फोर्स है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा मान लो 30 डिग्री है तो बॉडी मूव नहीं कर रही, 30.1 जाओगे तो बॉडी क्या कर जाएगी? स्लाइड। तो अल्फा इज 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज अल्फा डिफाइन? हाँ पार्श, हाँ अल्फा इज द मिनिमम एंगल, हाँ मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी स्लाइड नहीं करे, और अगर उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। मिनिमम एंगल बिटवीन व्हाट? बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल। हाँ बस पूरा गुड ठीक है। जो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल डिफाइन करो। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज angle between the inclined and horizontal and it is the minimum angle अगर थोड़ा हिंदी चलेगा तो बॉडी जो उसके ऊपर रखे तो ठीक है, गुड। हाँ body is at the verge of motion. द मिनिमम। हाँ हाँ तो वो मिनिमम का मतलब वही। हाँ क्योंकि अभी बॉडी मूव नहीं कर रही ना। हाँ तो अभी जरूरी थोड़ी है, मान लो माचिस का डब्बा रखा हाथ पे, ऐसा किया कि नहीं, ऐसा किया कि नहीं, थोड़ा और करोगे तब करेगी ना, जरूरी थोड़ी है यार पे ही कर। डाउट नहीं, पहले डेफिनेशन। लिमिटिंग फोर्स नहीं, इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई क्या करना चाहेगा डिफाइन? एनीवन हु वांट्स टू डिफाइन अल्फा? सी वही जो आपने बोला वही मैं बोलूं, थोड़े से ज्यादा अच्छे टर्म्स में, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा। क्या पढ़ा? एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल। कितना एंगल? मिनिमम। द वर्ड मिनिमम हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। मिनिमम एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल and the inclined plane such that the body is at verge of moving. ये वो मिनिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का कि आपकी बॉडी बस मूव करना स्टार्ट करने वाली है। इस मिनिमम से एक वैल्यू ऊपर जाओगे और आपकी बॉडी का मोशन क्या हो जाएगा? शुरू। So angle of repose
is the minimum angle between the horizontal and the inclined plane such that the body in the inclined plane is at verge of moving. Verge of moving का मतलब बताया था. It is just going to start its motion. It has not started its motion. Is the angle of difference. समझ में आया? What is alpha? Right? Now see. इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन तो ये है. दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोच के बोलो. mg का डायरेक्शन क्या होगा? What is the direction of mg? This is the direction of घंटा. What is the direction of mg? This is mg. ये क्या होगा? mg. तेरा कुछ है क्या? और सीधा करो. लो, अब सीधी है? तेरी पहले सीधी थी? ले. Who can explain this should be mg? कौन एक्सप्लेन करेगा कि mg का डायरेक्शन ये होगा ना कि ये mg नहीं होगा, ये होगा. Who can explain with the help of example? Anyone? हाँ, क्या नाम है? आयुषी? उज़मा? क्या नाम है? आयुषी. हाँ बताओ. उज़मा कौन है फिर? अच्छा तुम हो उज़मा. ओके. बड़ी कंफ्यूजन है, अभी क्लियर करते हैं. हाँ बताओ. वेरी गुड. गुड गुड गुड. देखो ये बुक है, इसको तुम सीधा पटकोगे तो भी ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ गिरेगी. गिरेगी नहीं? मतलब बिल्कुल कैसी जाएगी? सीधी. तुम इसको टेढ़ा कर दो ऐसा, अभी भी तुम इसको पटकोगे तो ये ऐसी नहीं गिरेगी. ऐसी गिरेगी क्या? नहीं. ये कैसी गिरेगी? सीधी. तो इसका जो वेट है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तुम इस बुक को ऐसे पटकोगे तो भी ये सीधी जाएगी, और इसको ऐसे कर दो तो ये कभी ऐसी नहीं गिरेगी. ये कैसी गिरेगी? सीधी. मैंने बुक ऐसी की जगह ऐसी कर दी तो ये ऐसी नहीं गिरेगी. कैसी गिरेगी? दिस इज एमजी. दिस इज एमजी. मैथमेटिकली ये पता किया गया कि अगर ये एमजी है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा. मैथमेटिकली if this is alpha then this is also alpha. इस mg को अगर दो कंपोनेंट्स में क्या किया जाए? रिजॉल्व. ये रिजॉल्व द वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स. कौन कौन से? ए cos थीटा, ए sin थीटा. एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट होता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है कोई दिक्कत? ये mg था, दो में रिजॉल्व किया. एक ये परपेंडिकुलर, एक ये. एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट होता है cos, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin. तो दिस वुड बी mg cos अल्फा, दिस वुड बी mg sin. अच्छे समझ से चलो. कॉम्प्लेक्सिटी है बट वेक्टर्स क्लियर है तो क्लियर है. आप देख पा रहे हो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos alpha. Your f I can say is equals to mg sin alpha. अगर आप अलाउ करो. ये बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं. इस डायरेक्शन में फोर्स f है, इस डायरेक्शन में फोर्स mg sin alpha. दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तभी तो बॉडी किस पे? रेस्ट. f is equals to mg sin alpha. Similarly, R is equals to mg cos alpha. कोई दिक्कत? No. रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? cos. दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है
तो ये फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो F को बैलेंस कर रहा है mg sin अल्फा, R को बैलेंस कर रहा है mg cos अल्फा। लिख लो, दोनों को कर दो डिवाइड, mg से mg कैंसल, sin बाय cos tan अल्फा इज इक्वल्स टू F अपॉन R। tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एस। अगेन angle of repose is also equal to mu s. Yeah, you can say mu s is also equal to tangent of angle of repose. इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये क्वेश्चन आता है। शो दैट द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कहां से शुरू करोगे? पिछले वाले डायग्राम्स। कहां पे खत्म करोगे? समझ में आया? इतना करना पड़ेगा जी। यहां तक समझ में आया? अजी पिछला वाला बॉक्स देखो, उसमें लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। यहां लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। अगर LHS को इक्वल कर दोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या? अल्फा इज इक्वल टू, वही तो छोटा बना डाइग। हाँ आप पूछो, शाबाश। हाँ दूसरा नहीं हो रहा। mg sin थीटा F को बैलेंस करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो उसको बैलेंस कौन करेगा? mg sin थीटा। जीरो नहीं होगा। हाँ नहीं रहेगा फिर, तो फिर मूव कर जाएगा। उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। किसके लिए? अपना रेस्ट। mg cos अल्फा का कंपोनेंट है। तुम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में बांट सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ। तो हमने mg को दो कंपोनेंट में बांट लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। कौन कर रहा है? mg cos अल्फा। mg नहीं कर रहा, उसका कंपोनेंट कर रहा है। हाँ तो मूव कर जाती। नहीं, mg sin अल्फा नहीं होगा तो बॉडी क्यों मूव कर जाएगी? वो भी नहीं करेगी। और क्यों नहीं होगा? अगर मान लो कोई बॉडी है, उसके पास mg है, तो उसके दो कंपोनेंट्स तो होंगे ना, तो क्यों नहीं होगा? वो तो होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में लिमिटेशंस कम है, बिकॉज सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें नहीं होगा वाले क्वेश्चंस नहीं आते। कैसे आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी का वेट नहीं होगा, ये पॉसिबल है? हाँ बेटा, ये अल्फा और ये अल्फा, हाँ ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये अल्फा है तो ये अल्फा कैसे होगा? इसका आंसर की आपको जरूरत नहीं है। आप लिखोगे मैथमेटिकल, दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा। मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या आते हैं? सेम। हाँ 90 माइनस थीटा कर दो। गुड। mg को बैलेंस करने के लिए नहीं चाहिए पड़ेगा, तो फिर आर के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। 90 माइनस थीटा करके यहां पे देखो, मतलब ये इक्वल कैसे होंगे यही पूछ रहे हैं ना। ये मैथमेटिकल इक्वल होंगे, वो अपन को फिजिक्स में भी नहीं है। तो मैं सीधा लिखा हाँ कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। प्रोसेस है 90 माइनस थीटा से सॉल्व करने की, मतलब बार बार एंगल बना के वहां पहुंचना पड़ेगा। कर तो हम देंगे, अब भी 2 मिनट लगेंगे। देखो देख मैंने, लेकिन क्या वो करना नहीं, मतलब वो याद है, रुक जाओ देखना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट इंटीरियर कैसे बनेगा? ये बनेगा ना, तो ये अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो तो क्या? ये बना लिया, हो गया, हम तुम्हें समझा देंगे। ये बना लिया, द मिनिमम एंगल
made by the inclined plane with the horizontal surface such that the body lying on the plane is just at the verge of VERG, just at the verge of sliding down, is called angle of repose. बता रहे sliding down is called angle of repose. Let capital F be the force of friction and R be the normal reaction. The body is in equilibrium if net force acting is right. और ये कब पॉसिबल है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. लिख लो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, नहीं 1/2. F upon R is equals to mg sin alpha upon mg cos alpha, music mg, tan alpha is equals to mu s, since F upon R is equals to mu s. पूरा लिख दो, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा लिख दो. परितेश ये लोग क्या है दोनों? कौन? ये भी हम कह रहे हैं 2 तो गए, कल तो कैसे बैठ गए.